आपके ख्याल में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि हमें कैटर करने पड़ सकते हैं जब हम पेशेंट को इतना लंबा फॉलिक एसिड देते हैं? ये वाली जो एक मिथ है कि पहले 3 महीनों में कुछ नहीं देना या डॉक्टर के पास नहीं जाना या अल्ट्रासाउंड की शुआएं नहीं लगवानी, इट्स अ टिपिकल मिथ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फॉलिक एसिड जो है वो पहले ही दे दिया जाए प्रेगनेंसी होने से पहले, अर्ली प्रेगनेंसी में, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। मेल को भी अक्सर दे देते हैं साथ में, उसके स्पर्म्स भी हेल्दी हों, क्योंकि फोलिक एसिड जो है सेल लेवल पे जाके इफेक्ट करता तो जैसे डायबिटिक, नॉन डायबिटिक है, इनमें तो हमने थ्रू आउट ही फॉलिक एसिड की हाई डोज देनी ही होती है। ये नहीं कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए दें, पूरी डिलीवरी तक हम इसको देंगे। जब आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया, यू शुड स्टार्ट जो है ना फॉलिक एसिड बोथ मेन और फीमेल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Misbah Javed, working as Associate Professor of Gynae and Obs in Lahore General Hospital. आज हम आपको पता है कि इस फोरम पे इकट्ठे हुए हैं। फॉलिक एसिड की एक बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल सी मेडिकेशन है, उसकी ज़रूरत, उसकी अफादियत, ये क्यों ज़रूरी है स्पेशली फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी। तो इस पे हमारा आज ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठा हुआ है, डिफरेंट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे और फिर इसके बाद हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि हमारी आम पब्लिक को भी पता चले कि फॉलिक एसिड क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो हम आज अपनी डिस्कशन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर्स का पहले इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन मौजूद हैं और वो कहाँ काम कर रहे हैं और उनको किस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। तो वो थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम करते हैं। डॉक्टर साहब पहले आप बताइए। है। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा उस्मान है। मैं उधर नेशनल हॉस्पिटल शादबाग में अपना मैंने सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर अज़रा रहमत है। मैं एज़ डिस्ट्रिक्ट गायनेकोलॉजिस्ट शेखुपुरा गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय के तौर पे सर्व कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयदा ताहिरा शिराज़ी एंड मैं बेसिकली आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन हाफिज़ाबाद। My name is Dr. Zishan Fatma and I am MBBS and MCPS and gold medalist, and recently I passed Mercy G1 exam. So I am consultant gynecologist at Badr Medical Complex, and it's a private hospital, and also working as a consultant at my own clinic. I am Dr. Sana Vakar, working as APWM in Koट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल। डॉक्टर ताहिरा, आप सबसे पहले बताइएगा कि व्हाई इट इज़ नीडेड कि हम प्री कंसेप्शन में और प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले बिफोर मैरिजेस भी हम फॉलिक एसिड पे इतना करते हैं, जोर देते हैं। तो आपके ख्याल में उसकी क्या वजह है और उसका क्या फ़ायदा है? मेनली वजह तो यही है कि फोलिक एसिड से ये है कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं कंजेनिटल डिफेक्ट्स को, ब्रेन डेवलपमेंट को, बच्चे की हेल्थ को। तो मोस्टली तो इन चीज़ों के लिए दिया जाता है कि प्री कंसेप्शन भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी कि बच्चे की हेल्थ वगैरह मतलब अच्छी हेल्थ हो, अच्छे गुड क्वालिटी उसके एग्स बने। मेल को भी अक्सर दे देते हैं साथ में, उसके स्पर्म्स भी हेल्दी हों, क्योंकि फोलिक एसिड जो है सेल लेवल पे जाके इफेक्ट करता जी, जी। बिल्कुल, ये एक्चुअली डीएनए सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए हमारा ओवम भी हेल्दी बनता है, फिर स्पर्म भी है On quality, जिसकी वजह से फिर realization, healthy cultivation, pure healthy project. एक्चुअली प्रेगनेंसी में आई वांट टू ऐड अ पॉइंट कि एक्चुअल में जब प्रेगनेंसी आपको पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट, तो मे बी उस टाइम यू आर ऑन द 4, 5, 6 वीक्स, ठीक है? तो वो ये होता है कि जो जिस फेज़ में हमें मोस्ट लाइकली फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स इज़ द वेरी अर्ली थिंग। जब आपकी कंसेप्शन हुई, व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग, द बेबी स्टार्ट डेवलपिंग, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। उस टाइम आपको पता ही नहीं होता कि यू आर प्रेग्नेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम। वो आपके बाद में पीरियड्स मिस होते हैं, बाद में यू केम टू नो कि यू आर प्रेग्नेंट है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर उसके आने में, उसको पता करने में, डॉक्टर के पास जाने में, मेडिसिन लेके स्टार्ट करने में एक होल टाइम पीरियड आपका कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और वो 4 टू 5 वीक्स होते हैं, तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाली जो एक मिथ है कि पहले 3 महीनों में कुछ नहीं देना या डॉक्टर के पास नहीं जाना या अल्ट्रासाउंड की शुआएं नहीं लगवानी, इट्स अ टिपिकल मिथ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। व्हेन यू हैव अ प्लान टू हैव अ बेबी, तो जब आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया, यू शुड स्टार्ट जो है ना फॉलिक एसिड बोथ मेन और फीमेल दोनों को जो है लेनी चाहिए, ताकि वो वाला टाइम पीरियड जिसमें बेबी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फॉलिक एसिड की, वो आपके टाइम उस टाइम फॉलिक एसिड अवेलेबल हो।
अच्छा जी डॉक्टर अज़रा इसको थोड़ा-सा आप एनलाइटन करिएगा कि अगर हमारे और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हम फॉलिक एसिड पेशेंट्स को नहीं देते, डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड की हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की तो बहुत सारी बात हो गई। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम या चैलेंजेस हैं हमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से? अगर हम ना लें फॉलिक एसिड तो उसके बड़े सारे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। वो ना सिर्फ़ फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी है उसमें जिसको हम प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, न्यूली वेड है और या फिर जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं उस पेशेंट की, उसमें अगर रिस्क उसके हैं जैसे पहले उसके मिसकैरेजेज़ हैं, फर्स्ट कज़न मैरिज है, पहले बच्चों में कोई एनोमलीज़ आई नहीं है, एबनॉर्मल हैं बच्चे, तो उसमें अनीमिया अल्टीमेटली कॉमन आ जाता है। जिस तरह पेशेंट हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है डब्ल्यूएचओ तो कहता है कि मोर देन 50% एनीमिक पेशेंट हैं। लेकिन जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है एज़ ए गायनेकोलॉजिस्ट वो तकरीबन 99.9% पेशेंट जो हैं वेरी सॉरी टू से ये एक फिगर ऐसे ही मैं क्रूड फिगर कोट कर रही हूँ, तो अनीमिया इज़ वेरी कॉमन। तो अगर फॉलिक एसिड जो है वो पहले ही दे दिया जाए प्रेगनेंसी होने से पहले अर्ली प्रेगनेंसी में तो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को बेहतर करता है। तो ना लिया जाए तो फिर अनीमिया और ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे की और एबनॉर्मल बेबीज़ ये मैडम रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो रिपोर्टेड बताए गए हैं। और कोई हमारा कोई गेस्ट उसमें ऐड ऑन करना चाहे तो वो बताए कि हमें फॉलिक एसिड और प्रेगनेंसी में किस-किस लेवल पे रिक्वायर्ड हो सकता है? कई दफ़ा मैं बल्कि इंटरप्ट कर रही हूँ, कई दफ़ा मेडिकल डिसऑर्डर्स रन कर रही होती हैं। हम आगे ही मैडम से डिस्कस कर रहे थे बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन। तो जो कुछ डिज़ीज़ेज़ मेडिकल डिसऑर्डर्स रन कर रही होती हैं, जैसे एपिलेप्सी है, उसमें भी कई दफ़ा इंश्योर करना पड़ता है। मैडम ही मेंशन कर रही थी उसमें डोज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो उन चीज़ों को भी एड्रेस करना अदर दैन न्यूरल डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ बेबी या अनीमिया जो मेडिकल डिसऑर्डर्स के साथ फॉलिक एसिड की सिग्निफिकेंस है, वो भी जो है वो उसकी भी बड़ी ज़रूरत इंटरैक्शंस की बात होती है ना, उनमें एंटी एपिलेप्टिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। जब एंटी एपिलेप्टिक्स पेशेंट्स ले रहे होते हैं, तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है ना, वो ऑटोमैटिकली बॉडी के अंदर आ जाती है। तो हमें कई दफ़ा एज़ अ सप्लीमेंटेशन फॉलिक एसिड अलहदा से साथ में ऐड ऑन करना पड़ता है। इसके अलावा हमारी जो ट्विन प्रेगनेंसीज़ हैं, ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज़ हैं, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होता है कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आयरन, लेकिन साथ-साथ में फॉलिक एसिड थिंक देयर इज़ फ्यू पीपल हैव एंटी डिप्रेसेंट पे जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, एनी टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट पे वो होते हैं, उनको भी बेसिकली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड द फीमेल व्हेन बिकम प्रेग्नेंट तो उसको वो डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो इस वाले सिनेरियो में जो है ना उसमें भी अगर डोज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। जो भी आपके थिंकिंग प्रोसेस हैं, जो आपके एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, इनमें सब में जो है ना हमें डोज़ को जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि कुछ क मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे आईबीडी है, जैसे ल्यूकीमियाज़ है, मुख्तलिफ जैसे डायबिटिक, नॉन डायबिटिक है, इनमें तो हमने थ्रू आउट ही फॉलिक एसिड की हाई डोज़ देनी ही होती है। ये नहीं कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए दें, पूरी डिलीवरी तक हम इसको देंगे। अच्छा डॉक्टर ताहिर आप हमें बताइए कि फॉलिक एसिड अभी बात हो रही है कि जी फॉलिक एसिड ऐसे-ऐसे, आपके ख़्याल में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि हमें कैटर करने पड़ सकते हैं जब हम पेशेंट को इतना लंबा फॉलिक एसिड देते हैं? मैडम पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि डोज़ एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की 400 जो है ना माइक्स तकरीबन होनी चाहिए। तो उसमें ये होता है कि हमें जो है ना 400 टू 600 वेरी करती है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जो है ना 400 माइक्रोग्राम इनफ है जब आप उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में लेते हो, जैसे आप क्वाड्राफॉलिक लेते हो। पहले ज़माने में बस फॉलिक एसिड थी वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं आती थी, वो एक रॉ फॉर्म में आती थी। जब पेशेंट वो लेता था उसके बॉडी में जब वो जाती थी, हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होके बॉडी को मिलती थी तो वो बहुत छोटी डोज़ में मिलती होती है क्योंकि वो सारा जो है वो एरिया रॉ एरिया चला जाता है। अब हमारे पास जो है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है उसमें अब हमारे पास क्वाड्राफॉलिक आ गए हैं, एल मिथाइल फॉलेट्स आ गए हैं। इसमें जो है ना 400 और 600 की डोज़ आती है जिसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए 400 है लेकिन ऐसे पेशेंट कि जिनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, जिनकी पिछली मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, जिनकी कज़न मैच की हिस्ट्री है, जो डायबिटिक हैं, जो पहले एंटी डिप्रेसेंट पे हैं, जिनको पहले जो है मिथो लग चुकी है, जिनको पहले एपिलेप्सी का इश्यू था वो एंटी एपिलेप्टिक्स ले चुके हैं, जो भी हाई रिस्क थिंग्स हैं ये ट्विन प्रेगनेंसीज़ हैं, उसमें हमारे पास डोज़ जो है फिर हम वो बढ़ा के देते हैं और 600 माइक्रोग्राम्स की हमारे पास एक्टिवेटेड क्वाड्राफॉलिक जो है वो अवेलेबल है, जिस पे हम फ़ोकस करते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलती हैं, जो कि मल्टीपल लेवल्स के ऊपर काम कर रही होती हैं और मल्टीपल लेवल्स को जो है वो एनहांस कर रही होती है। ये जो बात हम कर रहे थे कि 5 मिलीग्राम वाली डोज़ जो थी वो एक्चुअली पाकिस्तान में अवेलेबल थी। अभी भी बहुत सारे हमारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे यही अवेलेबल है। वो हमें याद है कि ₹30 की डब्बी आती थी, उसमें 100 गोलियाँ होती थी और 3 महीने मरीज़ ने खानी होती थी।
मरीज़ भी खुश और डॉक्टर भी खुश कि जी अब इसने ले ली है, छोटी-सी गोली है, इट्स ईज़ी टू टेक, तो वो ले लेता था। लेकिन ये था कि उसमें से सिर्फ़ वही बात है कि कितनी हमारी एक्टिव फॉर्म में जाती है, बिकॉज़ एंजाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इट्स एक्टिवेशन। जो हमारे पास आता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज़, उसके ऊपर जब स्टडीज़ हुई कि कुछ जीन्स की इनएक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में वो एक्टिव फॉर्म में आपको रिडक्टेज़ मिलता नहीं है, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती और हमें जो रिक्वायर्ड फॉलिक एसिड है वो नहीं मिलता। तो दैट्स व्हाई कि अब न्यू जनरेशंस आ गई हैं, उस पे डिफरेंट वर्किंग हुई, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और आज फोर्थ जनरेशन अवेलेबल है। और उसका नो डाउट हम भी अपने चेक करते हैं कि जिन पेशेंट्स को हम वो देते हैं और पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा होता है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स नहीं हो। जी, डॉक्टर ज़ीशान आप हमें बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ में या अपनी प्रैक्टिस में कोई मिसकॉन्सेप्शंस सुनी है रिगार्डिंग फॉलिक एसिड के लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर्स तो ऐसे ही दे देते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? मेरा अपना मेरे पेशेंट का एक एक्सपीरियंस है कि पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आई तो उसके पहले 2 मिसकैरेजेस थे अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। उसके बाद उसकी 4-5th मंथ में अनकैथली में उसकी एक्सपल्शन हुई। अब वो ये कहती कि मैंने ना कोई दवाई नहीं लेनी। ये कोई जादू है, ये कोई असेब है, किस तरह से तो मैंने उसको समझाया भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिंपल एक फोलिक एसिड लें, आप पहले से शुरू कर लें और उसको 3 महीने बाद में प्रेगनेंसी के भी प्रेगनेंसी से पहले कंटिन्यूअस लें। पहले तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, फिर उसने कहा चलो एक गोली है तो ले लेते हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली शी गेट प्रेग्नेंट और उसके बाद उसकी बहुत अच्छी स्मूथ प्रेगनेंसी हुई थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो लेती भी रही। फिर उसकी बेटी पैदा हुई। फिर वो मेरे पास आई बड़े थैंक्स के साथ उसने कहा जी आपको तो सही कहा था, मैं तो पहले कहती हूँ मेरे बच्चे ज़ाया हो गए और इस तरह से। मैंने कहा ऐसी कोई बात कहती ये छोटी-सी गोली लेने से मैंने कहा हाँ, मोस्ट जो कॉमन चीज़ होती है, वो जेनेटिक ही क्रोमोसोमल इश्यूज़ होते हैं, उसके बाद ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इस तरह से होती है। छोटी-सी गोली लेने से तो माशाल्लाह अब उसके 3 बच्चे हैं। एक अच्छी काउंसलिंग करने से, पेशेंट को अच्छा समझाने से और गाइड करने से बहुत अच्छी हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप हमें बताएँ कि किस तरह हम अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अपनी इफ़ेक्टिवनेस को, फॉलिक एसिड की इफ़ेक्टिवनेस को रीइंफोर्स करने के लिए अपना कोई ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम हमें बताएँ जिससे हम पेशेंट्स तक ये अपनी बात पहुँचा सकें कि व्हाई फॉलिक एसिड इज़ सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैम हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आपने सिर्फ पेशेंट को बुला के काउंसलिंग नहीं करनी है, आपने उसकी सास और उसके बाकी घर वालों को भी बुला के काउंसलिंग करनी है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि बेबी जो होता है ना इट्स नॉट ओनली फॉर द मदर और अ फादर, ठीक है? इट्स अ बेबी क्योंकि पूरी फैमिली का होता है और सबसे ज़्यादा जो हिंड्रेंस होती है वो बेसिकली घर वालों से ही स्टार्ट होती है। लेकिन चले अब हो गया सारा कुछ, अब जब आप आए हो डॉक्टर के पास तो मेरे ख्याल में पूरी फैमिली को बुला के जो भी उनके साथ मदर इन लॉ आई हैं या मदर आई हैं तो उनको भी बिठा के हमें इनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि अर्ली प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा नीड्स हैं और जब हम इसके ऊपर फुलफिल नहीं करेंगे तो उससे हमें क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। जब हम उनको इसके बारे में अवेयर करेंगे तो आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को एड्रेस करेंगे और वो फॉलिक एसिड लेना शुरू करेंगे। दूसरी जो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो आती हैं प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट जैसे हमारे पास सोशल मीडिया है, जैसे हमारे पास फ़ेसबुक है, जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम है, जैसे हमारे पास टिकटॉक्स है। इस पे लोग जो अपने जो है ना वो व्यूअर्स उनके पास होते हैं, बहुत सारे जो हैं आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर्स हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या अपना कोई भी केस डिस्कस करते हैं या हम किसी भी चीज़ को के ऊपर कोई बेनिफिशियल जो है हम उनको एक रिपोर्ट बना के शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी एक जो है ना वो टिकटॉक या एक कोई भी आपकी जो ऐड है वो आप फॉलिक एसिड को भी थोड़ा-सा एनहांस करें कि ये बहुत-बहुत ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको कोप अप कर सकते हैं, हम इनके साथ डील कर सकते हैं, अगर हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को हम इनको बेनिफिशियल कर लें। जी, डॉक्टर रुखसाना आप हमें बताएँगे आजकल हमारा क्या ट्रेंड है? हम फॉलिक एसिड किस फ़ॉर्म में ले रहे हैं और किस फ़ॉर्म में वाक़ई लेनी चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिव भी हो और हमें फ़ायदा क्वाड्रीफॉलिक के तो जी, जो हाँ जी, हमारी 4th क्वाड्रीफॉलिक जनरेशन है, जी बिल्कुल। हाँ, वो एल्मिक्स ज़्यादातर एल्मुथाइल-फोलेट जी, जी, जी। हाँ जी। तो हम नॉर्मल फॉलिक एसिड क्यों नहीं ले रहे और इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ा-सा बताइएगा। नॉर्मली क्या मैडम ये होता है कि हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में आ रही हैं या हमारे पास पहले जो पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ खाती होती थी वो 5 मिलीग्राम की फॉलिक एसिड है जो बहुत पुरानी थी और वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो रॉ फॉर्म में आती है। फिर ये होता है कि हमारे पास एक जब बॉडी में एक एंजाइम होता है
वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके रॉ फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में, और उसके बाद वो आपके बॉडी को अवेलेबल होती है फॉर यूज़। कुछ जेनेटिक्स ऐसे होते हैं, कुछ खानदान ऐसे होते हैं जिनमें वो एंजाइम्स पाया नहीं जाता या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आप फॉलिक एसिड लेते भी हो, वो वाली फॉलिक एसिड जो कि रॉ फॉर्म में है, वो आपकी बॉडी को अवेलेबल नहीं होती, वो लगती नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। आजकल तरक्की कर ली है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा है कि एल मिथाइल फॉलेट जो है, जो कि एक्टिव फॉर्म है, क्वार्टर फॉलिक के फॉर्म में आ रही है, 300 और 600 में माइक्स में आ रही है, तो वो हम जो है पेशेंट्स को देते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और आपकी बाकी चीज़ें नॉर्मल के हिसाब से चल रही हैं, तो फिर हम 300 माइक्स देंगे, या मोस्टली 400 माइक्स के ऊपर जो है वो हम देते हैं। और अगर आपका कोई प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की, या आपका कोई कज़न मैरिज है, या आप डायबिटिक हो, या किसी भी किस्म का आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रही है, तो फिर हम 600 के ऊपर जाते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है, और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है वो हम उसको दे सकते हो। चलें इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद थे और उन्होंने फॉलिक एसिड की ज़रूरियात और अफ़ादियत पे बात की। तो मेरा ख़्याल है बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने अभी बात की है कि सोशल मीडिया का दौर है और ये इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म मौजूद होना चाहिए, और मैं इस सिलसिले में फ़ाबिबो का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ बैठ के एक ऐसी डिस्कशन का, जो शायद हमारे लिए तो बहुत हमें तो लगता है कि हमें इसके बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन ये है कि अगर ये डिस्कशन डिफरेंट फोरम्स पे चलती हैं, तो आम पब्लिक के लिए भी एक बहुत बड़ी कह लें कि नॉलेजेबल बात होगी, और ज़ाहिर है उसका फ़ायदा फिर आगे आने वाली जनरेशन को भी होगा। तो इसलिए मैं फ़ार्मिगो की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।